मैं हूं आमिर से और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सीनियर रहनुमा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी इमदाद और इशारे पर मुल्क में अफरा-तफरी पैदा करने के लिए कोशां है। 9 मई के वाक़यात को वो बैरूनी पैसे और इमदाद से ही जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के चंद अहम चेहरे हुक्मरानों को वतन दुश्मन जो है करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की जहरीली सियासत ऐसी बंद गली में फंस चुकी है जिससे निकलने की बजाय कोई हमें आसार नहीं दिखाई देते। लेकिन मुल्क को तादेर इस नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल की गिरफ्त में नहीं रखा जा सकता। इसका एहसास हर बाशऊर पाकिस्तानी को होगा, तो क्या सियासतदानों को नहीं? क्योंकि ये जो मुसलसल जारी और सारी सियासी अदम इस्तेकाम है वो रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। माशी मसाइल हों, दहशत गर्दी का फरीत हो, समाजी इशारियों में नितात हो या इंसानी अमूर की बदहाली, इन तमाम की जड़ें आपको इसी सियासी कशमकश और जो महाजराई है उसमें मिलेंगी। क्या मनफी खबरों के दरमियान फंसे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर भी है? क्या कहीं खामोशी से ये सोच विचार, ये जतन हो रहे हैं कि जी इस महाजराई का खात्मा हो और हर सियासी जमात को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक उसको अपना किरदार अदा करने की इजाज़त मिले? हुकूमत, रियासती इदारों और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान क्या कहीं किसी सतह पर सियासी हिद्दत में कमी लाने के लिए कोशिशें, काविशें हो रही हैं? आज इसी अहम मौजू से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब। जी कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहला सवाल कि हम सबको इदराक है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है। क्या इस बात के इदराक हमारे सियासतदानों को है, हुकूमत को है? और क्या कोई कोशिश हो रही है कि जो इतना मतलब है कि मार कुटाई चल रही है, महाजराई है सियासी, उससे निकलने की कोई कोशिशें हो रही हैं पसे पर्दा कहीं पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम सियासतदानों की ये ख़राबी ये रही या हम वक्त पे फ़ैसले नहीं कर सके, कोई एक बार नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ 1970 में 71 में ईस्ट पाकिस्तान का डिबेकल हुआ, 2 पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बात नहीं कर सकी। अब बताइए कि 2 बड़ी पार्टियां थी उस वक्त सामने आ गई थी। हम जब सियासतदान का तो काम ही ये है कि नेगोशिएट करना, एक दूसरे से डायलॉग करके मसले का हल निकालना, यही तो काम होता है। लेकिन हम नाकाम रहे ना। हम क्या समझ रहे हैं, जमहूरियत की नाकामी हमने कर ली ना। अब उसके बाद आप देखिए कि भुट्टो साहब की हुकूमत गई जब, और पूरे कई दिन मुज़ाकरात जारी रहे, फिर हम मुज़ाकरात नहीं कर सके पॉलिटिशियन आपस में, तो फिर मार्शल लॉ लग गया। और मैं तो ये ज़िद्दबाज़ी जो है ना, हमारे माशरे में, चाहे हम किसी लेवल पे देखते हैं, चाहे हम देहात के लेवल पे, तो ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यही कोशिश जो आपने बड़ा अच्छा मिसाल दी कि ज़िद्दबाज़ी है, तो क्या आज आप जैसे तजर्बेकार लोग हैं, क्या ये ज़िद में कमी आई है? हुकूमत को कोई एहसास है कि भाई अगर हमने इस तनाव को कम ना किया, कशीदगी को कम ना किया, तो मुल्क तो पता नहीं किस डगर पे जा रहे हैं और इसके लिए क्या हो रहा है? दुरुस्त कह रहे हैं, इसके खात्मे दुरुस्त कह रहे हैं। परेशान है लोग, परेशान हैं। महंगाई का जो है वो आप बुरान था। वो हमारी हुकूमत जो है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब और हमारी वज़रा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर भी तमाम पार्टी को डायलॉग ज़रूरी है। देखिए सब इलेक्ट होके आए हैं आपके सामने, उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। वो बात जो है, जो भी है, वो अगर पहले कंडीशनें लगाएंगी तो फिर बात क्या होगी? तो कोई भी चीज़ है, देखिए जंगें होती रही हैं, इंडिया के साथ हमारी 2 जंगें हुई 65 और 71 के, फिर भी हमें बैठना पड़ा ना टेबल पे। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पूरी दुनिया में जंग हुई तो फिर भी टेबल पे बैठना पड़ा ना। मुझे ये समझ नहीं आता। तो यहाँ पे कौन तैयार नहीं, टेबल पे बैठने के लिए कौन तैयार है ना? हमारे सामने जो पार्टी है, आप देख तो रहे हैं। हमने तो जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त हम फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहे कि आएँ और हम हमसे चार्टर ऑफ इकानमी की बात करें। माहौल बनाना तो आप लोगों की जिम्मेदारी ना, ताकत आप लोगों के पास है, हुकूमत आप लोगों के पास है। तो आप लोग ये कोई पहलकारी करेंगे, कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे मामला तय हो कि पीटीआई को किसी सतह पर इंगेज किया जाए? जी ऐसा कुछ हो रहा है? आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम तो अपोजिशन में थे और हुकूमत पीटीआई की थी, तब भी हम उनसे कहते रहे। वो तो किसी फोरम पे, आज से नहीं, जब से उन्होंने धरना दिया है 2016, उसके बाद कभी कोई किसी जगह वो बैठने, वो तो कहते हैं हम इनसे बैठने ही नहीं है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी। अब मुल्क में ये कोई कट्टी वाली बात तो हो नहीं सकती ना, आपको बैठना ही बैठना है, और ये अभी भी हो रहा है। मुझे ये बताइए, अब वो तैयार नहीं हो रहे, तो मैं ये समझूं कि इस वक्त
बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा, कहीं पे कोशिशें नहीं हो रही हैं, कोई नया ख्याल नहीं आ रहा, कोई नया विजन नहीं आ रहा। ये समझिए हम कि बिल्कुल इस वक्त बंद गली में खड़ी है पाकिस्तान की सियासत। जी, सीनियर एलिमेंट अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी होगी। अब ये एक हद हो गई है क्योंकि टसल की भी एक लिमिट होती है और अब उसके बगैर देखिए किसी अपने मफाद में है, सब ने अपने अपने मफाद के लिए मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है, बैठना है। मुल्क जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुंच चुका था। आपको तो पता है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले से आज से 2 साल पहले जब हुकूमत छोड़ी पीटीआई की तो उस वक्त 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। आज 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, लेकिन 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट कम हो गई, 55 अरब डॉलर हो गई। तो जो ट्रेड का खसारा था वो 50 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर हो गया। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे ना। महंगाई 32-33% थी पिछले मई में, अब 12% तक आ गई। बात यह है कि अभी भी लेकिन हमें रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमें मिल के टैक्स करना है, हमने आम आदमी के लिए हल निकालने हैं और ये सब मिलकर ही हल निकाल सकते हैं। कोई एक पार्टी, ये सबको एहसास करना चाहिए कि हमारे मुल्क जो है वो, क्योंकि देखिए इंडिया है हमारे मुकाबले में, अभी इलेक्शन उनका यहाँ रिसेंटली हुए, इलेक्शन में हो गए, उसके बाद वो इस टसल पे नहीं, इतना बड़ा मुल्क है, इस टसल पे नहीं आते जितने कि हम टसल कर रहे हैं। इलेक्शन तो कहाँ नहीं होते। आज यूके में देखिए एक पार्टी, लेबर पार्टी पावर में आ गई, लेकिन वो कंजर्वेटिव ने मान लिया ना कि इलेक्शन हो गए। लेकिन हमारे यहाँ ये आज तक पैदा ही नहीं हुआ, हमने वो जज्बा ही नहीं, फिर जमहूरियत किस तरह पनपेगी। इस तरह से मुझे खता कलामी करने दें, अगर इजाज़त दें कैसर साहब। देखिए 2 बातें निकल के आती हैं, मैं फिर आऊँगा अपने पहले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा ना कि इंतखाबात के बाद भारत में कोई शोर नहीं मचा, इंग्लिस्तान में भी इंतखाबात में कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज की अगर आपने अखबारात मुलाहिज़ा, क्योंकि NGO की हवाले से खबर छपी है कि आज यानी कि 4 जुलाई 5 जुलाई तक, मतलब है आज तो खैर 8 है, उस तक जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो गूगल ड्राइव में रिजल्ट्स को अपडेट कर रहा है। तो जब इतने मुतनाज़ा हो जाएं और लोगों को यकीन ना हो तो फिर क्या करें? इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो तो फिर तो इतराज़ तो होगा ना। अब वहाँ पे अगर मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो लोगों को इतराज़ नहीं है, सब मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं बुनियाद लोग कहते हैं कि टेढ़ी रखी गई मुबैना तौर पर। जी लेकिन इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ है, हमारी असम्बली में बात होती है तो वहाँ एक दूसरे के साथ झगड़ा और लड़ाई। आप देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त जुडिशरी की बात करते हैं, तो उस तमाम इदारों को देखिए, मुल्क चलाना है, मुल्क सबका है, उसमें इख्तलाफ भी हो सकता है कोई, लेकिन उसको रिजॉल्व किसने करना है? पॉलिटिशियन का काम होता है ना। वीएन तो पॉलिटिशियन क्या, लोगों ने तो पॉलिटिशियन को वोट दे दिए, इलेक्शन हो गए, उन इलेक्शनों में कोई अगर उनका ख्याल में कोई फ़र्क है तो बैठ जाएं, मुज़ाकरात करें। अगर मुज़ाकरात से ही इनकार कर दिया जाए तो फिर ये किस तरह कोई आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसों पे या टीवी टॉक शो पे तो नहीं ये मामलात हल होंगे ना। तो सीनियर एलिमेंट का काम। जी एक ये भी बड़ा है कि जी वहाँ से पीटीआई की तरफ से नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन हुकूमत भी क्या माहौल वो पैदा करने की कोशिश करी कि जहाँ पे आप यानी कि हुकूमत, सिविलियन हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात कर सकें? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल मैं चाहूँगा दोनों के इकट्ठा जवाब दें। क्या कोई आपके पास ऐसी इत्तला है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कोशिश हो रही है ब्रेकिंग द आइस की, कहीं पे किसी सतह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब पसे पर्दा हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसी कोई खुशखबरी है लोगों के लिए? नहीं है। देखिए ये तो मज़क्का खेज़ बात है कि कोई पार्टी कहे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगी, या तो वो तो आप या तो उनका वो कहते हैं हम एक ही पेज पे हैं, यही कह रहे थे। मकसद ये है कि अच्छा जो बातें बाकी आपने पूछा ना, देखिए ये मेरे पास कोई डेफिनेट इसकी खबर तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल मेरा एक्यूमेन कहता है कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो बातचीत के बगैर तो रह ही नहीं सकता ना, और हल भी निकलना है तो बातचीत से निकलना है। हम तो दावत देते रहे, हम तो इनवाइट करते रहे। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैं कहता रहा कि आइए कोई मुआशी जो भी मसाइल हैं आप एजेंडे पे मुझे बताएं, क्या आइटम लेके आना है, आपने कहाँ से इंक्वायरी करनी है, किस इदारे को बुलाना है, FBR को बुलाना है, स्टेट बैंक को बुलाना है, मैं तो ये कहता रहा। तो बात ये है कि जब तक सामने वाला कोई या वो कोई बात करें, कोई बात कभी उन्होंने कहा, वो तो कहते हम बैठना ही नहीं है इनसे, वो तो हमारे साथ, तो मुल्क में जब ये बात होगी, ये तो माहौल नहीं है ना, वो अपनी कंडीशनें बताएं। अच्छा, ये मैं समझ गया, ये क्योंकि वक्त कम है, मेरे 2-3 बड़े अहम सवाल मैं चाहूँगा क्विकली अगर आप जवाब दे सकें उसका
ये बात तो बिल्कुल है कि जी ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात नहीं करना चाहती। लेकिन सुना ये था कि भाई जब नून लीग ने भी बात की थी तो इस्टेब्लिशमेंट से ही की थी ना, जब अपने लिए दोबारा रास्ता निकाला। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कैसर साहब कि नवाज शरीफ साहब हमें एक सियासी मंजरनामे से क्यों गायब नज़र आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? वो सिर्फ अपनी बेटी को तो थोड़ा बहुत मशवरा दे रहे हैं, लेकिन भाई के सर पे से लगता है कि हाथ उठाया हुआ है, कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, इतनी मुश्किल सूरत हाल है। जी मेरी समझ में जो बात आती, देखिए मेरी काफ़ी दिनों से मियाँ साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मेरी समझ में जो बात आती है, देखिए वो जब लाहौर आए और उनका बड़ा फ़कीर और मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ, तो उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं हर एक के पास जाऊँगा, मैं हर एक के साथ चाहता हूँ कि मफाहमत के साथ मसाइल का हल किया जाए। ये तो उनकी तकरीर है ना, सबके सामने है। लेकिन बात है कि आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा। आप बताइए, हम तो कई बार ऑफ़र कर चुके हैं। हुकूमत का फ़र्ज़ है, मैं ये समझता हूँ, हुकूमत मुल्क तभी चल सके मुल्क के मफाद में अपने आप को सबको एक एक कदम पीछे हटना है। आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर की उस फोरम पे जब सदर की हैसियत से, उन्होंने भी कहा कि हर कोई अपना एक एक कदम पीछे हटे। तो जब तक हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, एक ही बात पे अड़े रहेंगे, या ये एक मजाक की बात बनती है जब हम ये कहें कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब मुझे बताइए कि हमारे जो नुकसानात मैंने आपको गिनवाए कि जो ज़िद्दबाज़ी में जो कुछ हमने किया, तो हमने मुल्क को कितने नुकसान पहुँचवा लिए। हमारा एक हिस्सा अलग हो गया, नहीं दो पार्टियां आपस में बैठ के बात कर सकी। जी बड़ी अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा आखिरी सवाल है, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब ये छोड़ दें, पीटीआई का मसला अलग कर दें उसको, वो हुकूमत इस वक्त मुश्किल का शिकार है, मतलब मईशत मुश्किल का शिकार है, क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं, उनका ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई वो निकल के बातचीत कर रहे हैं, ना अपने भाई के मतलब है उसको उनको कोई मशवरा दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वजह वो खामोशी का क्या राज है? जो माहौल चल रहा है ना, जो हालात हैं, वो नवाज शरीफ साहब तो हमेशा मफाहमत की पॉलिटिक्स करते रहे। वो इसका मतलब है वो कोई दिल बर्दाश्ता हैं इस सियासत से। मुझे ये नज़र, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, मैं एक अंदाज़ा ही कर सकता हूँ, मैं उनके मिजाज को समझता हूँ। वो तो चाह रहे थे कि जब आए वो उन्होंने अपने ऑफ़र किया कि मैं सबके पास जाने को तैयार हूँ, बैठ के एक नए सिरे से हम मामलात को संभालें। ये इलेक्शन से पहले की बातें हैं, लेकिन कोई जवाब ही उनका नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल में वो दिल बर्दाश्त, एक तो उनकी सेहत भी आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बज़ाहिर नहीं है। अब उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि वो इन हालात से कोई मुझे नहीं नज़र आता कि इसमें एक्टिव हों। हालांकि वो खुद मेंबर हैं, कौमी असम्बली का मेंबर हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी अटेंडेंस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। तो मुझे ये लगता है, मेरा साथी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, दो तीन बातें इन्होंने की, बड़ी अहम बातें की कि अगर पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है और ये जो हमारे यहाँ एक सियासी हिद्दत है उसमें कमी लानी है, सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी बात कैसर साहब ने जो बहुत मेरे ख्याल में अहम है और मेरे ख्याल में उसमें इशारे भी हैं कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये बहुत करीब भी रहे, जो कैसर साहब हैं इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब से, तो इनका असेसमेंट, और मेरे ख्याल में असेसमेंट इनका बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि दिल बर्दाश्त है सूरत हाल से, गालिबन अपनी पार्टी के भी मामला से, हुकूमत के मामला से, और जो कुछ माहौल है। तो यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो कुछ सियासत से, दाखिली सियासत से हटकर एक और बात करते हैं पाक भारत ताल्लुकात पर। आपको तो इल्म ही है कि मतलब है कि जिस तरह से लोग फिर कह रहे हैं कि जी मोदी साहब तीसरी मरतबा इलेक्ट होकर आएँ, तो क्या इसके बाद क्या दोबारा से बातचीत का कोई इम्कान है, नहीं है? क्या बातचीत पाकिस्तान और भारत के दरमियान होनी चाहिए? इन हालात में क्या बातचीत होनी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को भारत रोल बैक करने के लिए तैयार नहीं है? बात करेंगे वक्फे के बाद। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो बुरहान वानी का आज 8वां यौम शहादत है। वही बुरहान वानी जिन्हें 8 जुलाई 2016 को भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में एक जाली मुकाबले में शहीद किया, और जो अपनी ज़िंदगी की तरह शहादत में भी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की कलामत एक इस्तियारा बन गए। उस वक्त से लेकर आज तक पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका है। 5 अगस्त 2019 को भारत की हिंदू इंतहापसंद हुकूमत ने एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की बराए नाम अलामती खुद मुख्तारी को भी ख़त्म कर दिया, और ऐसे करते हुए भारत ने न सिर्फ कश्मीरियों को दी गई नाम नहाद आइनी जो यकीन दहानियाँ कराई थी उनको पामाल किया, बल्कि उसने पाकिस्तान के साथ दो तरफा मुआहिदों और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की भी धज्जियाँ बखेर दी। जवाबन पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए और सिफारती ताल्लुकात को निचली सतह पर ले आया।
5 बरस गुजरने के बावजूद दोनों ममालिक में ताल्लुकात जो हैं बज़ाहिर उसी कशीदा मुकाम पर मुंजमद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वक्तन फ़वक्तन भारत से बातचीत की बहाली की ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहा है। कारोबारी अफराद के एक बहुत बासर लॉबी है, वो भी भारत से दो तरफा तजारत की बहाली का मुतालबा कर रही है, लेकिन भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात की क्या कीमत होगी, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो किस फ्रेमवर्क के तहत होंगे? क्या किसी किस्म के मुज़ाकरात का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को खींची गई नई सुर्ख लकीर को तस्लीम कर लिया? बात करते हैं मोहतरम अब्दुल बासित साहब से, जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उसके अलावा मॉस्को, लंदन, न्यूयॉर्क और कई दीगर जगहों पर अहम ओहदों पर उन्होंने सिफारती फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइए कि 5 अगस्त 2019 के जो भी वो हुआ फैसला किया भारत ने और जिस तरह से ज़म किया जबरी तौर पर मकबूजा कश्मीर को भारत की यूनियन टेरिटरी में, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की जो है वो बात होती रहती है। क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? जी बहुत शुक्रिया आमिर, अपने प्रोग्राम में लेने का। कतन सही हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि जब सफारतकारी में कुछ असूल हैं जिनको आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, अनरिटन प्रिंसिपल्स आप कह लीजिए, प्रैक्टिसेस फॉर दैट मैटर, उसमें आप जिस बात का बार बार तस्करा करते हैं, डायलॉग की बार बार यही बात करते हैं, तो जिसका मतलब ये है कि आप इंगेजमेंट के लिए बिल्कुल बेताब हैं और कोई भी शराइत हो, कोई भी टर्म्स हो, उस पर आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी और बाकी भी मिनिस्टर्स हजरात बार बार ये कहते हैं कि जी हम भारत से डायलॉग चाहते हैं, इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। हमने 5 अगस्त 2019 के बाद एक असूली मौक़िफ़ अपनाया था और अभी हमें उस पर थोड़ा बहुत डटा रहना चाहिए। कौमें वही बनती हैं जो अपने असूली मौक़िफ़ पर डटी रहती हैं, और चूँकि हमने एक पोजीशन ली है, 7 अगस्त 2019 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद एक हमने नेशनल कंसेंसस के ज़रिए आई थिंक सब पार्टीज़ ने उस पर एग्री भी किया था। और अब मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इतने बेताब हैं भारत के साथ टॉक्स करने में, एंगेजमेंट में। अच्छा, पाकिस्तान ने जो है बेर मिनिमम इक़दाम किए थे कि जी अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया था, तिजारत पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी थी। अगर अब पाकिस्तान बिना अपनी शराइत को मनवाए हुए भारत के साथ जाता है मुज़ाकरात में, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि जो भारत ने नई सुर्ख लकीर खींची है मकबूजा कश्मीर को ज़म करने के बाद, उसको पाकिस्तान ने कबूल कर लिया? क्या यही सिम्बलिज़म आएगा दुनिया के सामने? जी बासित साहब। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, दुनिया तो इसी तरह ही देखेगी, और ख़ास तौर पे जो कश्मीरी हैं वो भी इसको इसी तरह ही देखेंगे कि हमने जो एक नया नॉर्मल भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, हमने उसको तस्लीम कर लिया है, इम्प्लिसिटली ही सही। और फिर दूसरी बात आमिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप इंगेजमेंट चाहते भी हैं भारत के साथ, तो क्या फ्रेमवर्क होगा, किस फ्रेमवर्क के तहत हम बातचीत करेंगे? क्या वो फ्रेमवर्क्स जो माजी में जो 5 अगस्त 2019 से पहले के हैं, क्या उनके तहत हम बातचीत करेंगे या कोई नया फ्रेमवर्क बनाएंगे? तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी हुकूमत को मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो हॉस्टिलिटी है हम दोनों के दरमियान, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी मुकम्मल तौर पे भारत पे आती है, क्योंकि भारत ने 1948 से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए बहुत ही एक लिहाज से प्रीवेरिकेट किया है, और उसको हमेशा टू बाई टाइम। इसी वजह से माजी में भी ख़ास तौर पे पिछले 15 सालों में जो कुछ हमने इंगेजमेंट की या जो भी हमने फ्रेमवर्क्स बनाए, अगर आप उनको देखिए तो ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर के मामले में, बल्कि हमने दहशतगर्दी के मामले में भारत को बहुत कुछ ग्राउंड दे दिया। और अब हमें सोचना थोड़ा बहुत चाहिए कि वो कौमें जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए भी खड़ी नहीं होती हैं, फिर हर मामले में गिर ही जाती हैं। तो मुझे तो इससे अरे ये जो आपने तस्करा किया कि जी फ्रेमवर्क, अब ज़ाहिर है कि जब भारत ने एक तरफा तौर पे दो तरफा मुआहदे तो तोड़ दिए ना, जब उसने कश्मीर को जम कर लिया, यूनिलैटरल उन्होंने तो एक्शन लिया है ना एक तरफा कि अपने तय हल हो गया उनके लिए मामला, तो वो तो फ्रेमवर्क खुद ही टूट फूट गए और आपको एक नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। इसी तरह जो यूएन की करारदादें थी उसको भी भारत ने जो है उसकी धज्जियाँ बिखेर दी हैं। जी देखिए, यूएन की करारदादों को तो पहले भी भारत कहता था कि वो इरेलीवेंट हो गई हैं, अब प्लेबिसिट नहीं हो सकता, जम्मू और कश्मीर हमारा
इंटेग्रल पार्ट है, बल्कि हम तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी आपसे लेंगे। अगर आप उनकी 22 फरवरी 1994 की पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन देखिए, उस वक्त मोदी नहीं थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त से यही इनका मंत्रा है कि हमने आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी आपसे लेना है। देखिए, हम सारे लोग पाकिस्तानी जो हैं, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम भारत के साथ अच्छे हमसायों जैसे ताल्लुकात रखने के खिलाफ नहीं हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कभी यही चाहते थे कि हमारे ताल्लुकात ठीक हों, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और ख़ास तौर पे नेबर्स के लिए हमारी एक ओपन हार्टेड एक किस्म की पॉलिसी थी। लेकिन कश्मीर के मामले ने वो सारा जो एक हमारी ख्वाहिश थी उसको बिगाड़ के रख दिया, या वो आगे हम बढ़ नहीं सके। अभी भी हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन बात वही है कि किन टर्म्स पे, किन टर्म्स से हम, या तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कह दे कि जी हमें अपनी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, हम एक कंसेंसस पैदा करें मुल्क में कि जी अभी कश्मीर हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम कश्मीर पे एक लिहाज से जो हमने शर्मुल शेख में जॉइंट स्टेटमेंट में एग्री किया 2009 में, जुलाई 2009 में, या फिर ऊफा में जुलाई 2015 में, अगर उन फ्रेमवर्क्स पे, क्योंकि भारत की तो ये ख्वाहिश होगी कि वही फ्रेमवर्क्स वही चलें आगे, क्योंकि उसमें कश्मीर को हम बहुत ही पेरिफेरल सतह पे ले आए थे। ये जिन दो मुआहिदों का आपने शर्मुल शेख की बात की और फिर 2015 की, उसमें भी पाकिस्तान पे यही कीद रही थी उस वक्त की हुकूमत पे कि एकतरफा तौर पे बहुत ज़्यादा रियायत दे दी है पाकिस्तान ने। एब्सोल्युटली, देखिए उन्हीं रियायतों की तो वजह से भारत को ये शय मिली कि 2019 में उसने ये इकदाम किए। अगर हम अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखते और लूज स्टेटमेंट्स इशू ना करते और सही तरीके से निगोशिएट करते यकसुई के साथ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत 6 दफ़ा पहले सोचता ये इकदाम लेने से पहले। आफ्टर ऑल देखिए, भारत कमिटेड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, उन्होंने भी एक वादा कर रखा है दुनिया के साथ, कश्मीरियों के साथ, और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं। तो ये किस तरह हो सकता है? और फिर चाइना के साथ भी देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में भी उनके मामला चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने उस यकसुई के साथ, उस कंसिस्टेंसी के साथ इस मामले को आगे हम लेकर चले ही नहीं, और हम एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। सफारतकारी में चैलेंजेस आते हैं, आप उनके सामने खड़े होते हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान तरीन रास्ता है डिप्लोमेसी में कि जी आप बस आगे बढ़ें और कश्मीर को पसे पुश डाल दें और मुज़ाकरात करें, ट्रेड बढ़ाएं, ट्रेड दोबारा शुरू करें, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम अभी उस मोड़ तक पहुंची है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ज़हनी शिकस्त खुर्दगी का शिकार हो गए, लेकिन अवाम तो नहीं हुए अभी तक, और वो तो उसी तरह कायम है जी। अच्छा, इसी तनाजुर में हमारी यहाँ एक बड़ी मौसर लॉबी है कारोबारी अफराद की जो चाहते हैं कि जी भारत से कीमत के ऊपर तिजारत हो, और समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो वहीं से होकर गुजरता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? और इन हालात में अगर आप तिजारत करते हैं, जब हम करते थे उस वक्त भी तो नॉन टैरिफ बैरियर तो पाकिस्तान पे आए थे ना, और उसका नुकसान ज़्यादा पाकिस्तानी को हुआ करता था। तो इन हालात में 5 अगस्त 2019 के बाद क्या एडवाइजेबल होगा किसी किस्म की तिजारत को खोलना? इट्स अ फ्लॉड आर्गूमेंट इन माय व्यू। जब हम भारत के साथ तिजारत करते भी थे तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी थी? तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर की, और बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज हेवीली इन फेवर ऑफ इंडिया। हालांकि भारत ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी दिया हुआ था। चलिए इस आर्गूमेंट को भी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप ट्रेड शुरू करें, शायद पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मशीनरी हमें सस्ती मिल जाए, कुछ ज़राअत के हमें चीज़ें सस्ती मिल जाएं, वो भी अपनी इकोनॉमी को अगर आप सामने रखिए तो वो भी एक फ्लॉड आर्गूमेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि जो भारत ने पुलवामा के वाक़े के बाद जो हम पे 100% जो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था, क्या भारत तैयार है उसको लेने के लिए? क्या भारत तैयार है जो कश्मीर रिलेटेड CBMs हैं, मिसाल के तौर पर 2005 का अक्रॉस द LOC टूरिज्म की हम बात करते हैं, और फिर 2007 का CBM है जिसमें हम अक्रॉस द LOC ट्रेड की बात करते हैं। क्या भारत वो रेस्टोर करने के लिए तैयार है? जब भारत इन तमाम चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर इंगेजमेंट का मकसद क्या है? देखिए, कौमों की ज़िंदगियों में ट्रेड ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप फोकस कीजिए दुनिया भर की अपनी, आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए वेस्टर्न दुनिया में, सेंट्रल एशिया में, किस रोका है? तो ये बात ही गलत है, और बहुत से मुमालिक कमजोर आर्गुमेंट है। दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, अब जब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कमजोर एक माशी पोजीशन के ऊपर है, सियासी इस्तेहकाम का शिकार है,
तो ऐसे में भी किसी के साथ मतलब इस किस्म की गुफ्तगू करना या मुज़ाकरात शुरू करना जो है वो क्या मुनासिब होगा कि जब पाकिस्तान खुद एक कमज़ोर पोजीशन पर है? इसमें एडवांटेज तो भारत ही होगा जिसकी इकोनॉमी इस वक्त बहुत ही रोबस्ट है, मजबूत है। जी एब्सोल्युटली, यही तो वीक, जब आप वीक पोजीशन पे हो तो आप कभी भी इस किस्म की बातें नहीं करते। चलिए मुझे कोई गारंटी एक दे दे कि जी भारत से हम कोई तिजारत करने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 7-8% ग्रो करना शुरू कर देगी, हमारे तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे या किसी हद तक खत्म हो जाएंगे, ये कोई गारंटी तो हमें दे दे ना। हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे भारत से ताल्लुकात की नोयत पे नहीं है। हमारे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 2019 से पहले भी थे जब हम ट्रेड करते थे। हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं बुनियादी तौर पे इंटरनल हैं, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है, करप्शन है, हमारे वो पब्लिक स्टेट इंटरप्राइजेस हैं, वो पहले ठीक कीजिए आप। मतलब ये वही बात हुई कि आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपके मसाइल हैं इस वक्त दुनिया में। और जो ट्रेडर्स भी हैं या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मैं आपको यकीन के साथ दिलाता हूँ कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। हमारे बहुत से बैंकर्स हैं जो चाहते हैं कि वहाँ बैंकिंग उनकी ब्रांचेस वहाँ खुलें और उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होता है इन चीज़ों से, कोई शक नहीं है। लेकिन रियासतें वही आगे बढ़ती हैं जो अपने असूली मौके पे कुछ इश्यूज पे खड़ी रहती हैं। देखिए न्यूक्लियर हमने अपना प्रोग्राम कितनी अच्छे तरीके से परसवेरेंस शो करके हाँ सैंक्शंस हम पे लगी, लेकिन बिल आखिर हमने वो अचीव कर लिया। अब हम कश्मीर के मामले में क्यों इतने बेहिस हो गए, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है, अगर हमें कोई इकोनॉमिकली अगर हम डिसएडवांटेज भी है इकोनॉमिक, तो क्या हुआ, सो व्हाट, इट्स नॉट अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वी आर टॉकिंग अबाउट 16 मिलियन कश्मीरीज फॉर हेवन सेक। अगर आप उनको बस ठीक है भुला देना चाहते हैं, क्योंकि लोग अक्सर मुझे चाइना भारत की मिसाल देते हैं, भाई भारत चाइना के मसाइल डिफरेंट हैं, वो एक लिविंग डिस्प्यूट नहीं है, हमारा एक लिविंग डिस्प्यूट है। यहाँ लोग स्टेट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में स्टेट टेररिज्म का शिकार हैं, हम किस तरह इसको पसे पुश डाल सकते हैं? मेरी समझ से तो ये बिल्कुल बाहर है। तो इन हालात में जो एक राय बनती कि जी वो कहते हैं कोल्ड पीस, सर्द अम जो है वो ज़्यादा मुनासिब होता है। मतलब है कि ठीक है अगर आप ज़रूरी नहीं कि कशीदगी हो, लड़ाई हो रही हो, लेकिन आप अपना पॉइंट दिखाने के लिए आप बात भी नहीं करते, आप तिजारत भी नहीं करते, लेकिन रह रहे होते हैं मन के साथ। फिर देखेंगे जब हम हमारे हक में चीज़ें होंगी। नहीं, मैं देखिए मैं एंगेजमेंट के खिलाफ भी नहीं हूँ, सच्ची बात यह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एंगेजमेंट प्रोडक्टिव हो। इस वक्त जो है कश्मीर अप फ्रंट डिस्कस होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार जब से मामला शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट्स तब्दील हुई हैं, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आप बिल्कुल इंगेज करें, बट बैक चैनल पे, बिहाइंड द सीन्स आप इंगेज करें। आप उनके अपनी राइट लाइंस बताइए, आप अपने कन्वे कीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में आ जाएंगे, उसका फ्रेमवर्क बनाना शुरू करेंगे, तो फिर आप मजीद देंगे, क्योंकि इस वक्त आप बहुत वीक पोजीशन पे हैं। इसलिए ज़रूरत इस समर की है कि आप बैक चैनल पे उनके साथ इंगेज करें। वो किसी लेवल पे भी हो सकता है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री भी हो सकता है, कोई एक फोकल पॉइंट भी आप बना सकते हैं अपना भारत के लिए। तो बिहाइंड द सीन्स आप बातचीत करें, अपनी उनको बताइए और फिर उसी में आप फ्रेमवर्क बनाइए। जब आपने फॉर्मल जी शुरू कर दी तो फिर मसला खराब हो जाएगा। जी आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे सेगमेंट खत्म होने वाला है, कि एक फिक्री मुगालता था कि जी मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे आएंगे, जब दूसरी मरतबा मुंतखब होने जा रहे थे तो गालिबन कश्मीर मसला हल करें वो, लेकिन उन्होंने अपने कहते हैं हक में एकतरफा तौर पे हल कर लिया। अब दोबारा जब तीसरी मरतबा आए तब लोगों को आस बंधी है। आपके ख्याल में मोदी वो कैरेक्टर है कि जिसके साथ इस तरह की बात हो सकती है, वो अमन बाय करेगा? जी अमन बाय करेगा, लेकिन उसको अपनी टर्म्स पे करेगा। बाज लोग मुझे ये भी कहते हैं कि देखिए भारत तो और चाइना की मिसाल दोबारा मैं सॉरी दे रहा हूँ, क्या भारत और चाइना का तो इकोनॉमिकली कोई मुकाबला नहीं है। वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और भारत इस वक्त 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या भारत अपने असूली मौक़िफ़ से विड्रॉ कर लिया? क्या बांग्लादेश ने वीज़ा-वी भारत अपने जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था उससे विड्रॉ कर लिया? हमें क्यों पाकिस्तान में लोग ये सबक सिखाना शुरू कर देते हैं कि जी आप इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं, आप अब छोड़ दीजिए कश्मीर को, बस पीछे छोड़िए, आगे निकलिए। ये एक बिल्कुल ऐसा लघु आर्गूमेंट है जो किसी भी गैरतमंद रियासत को काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं आम आदमी के लिए, अवाम के लिए तो हराम है, लेकिन हमारे खासुल खास लोगों के लिए 16 आने हलाल हैं। बात करते हैं वक्फे के बाद। एक्स यानी साबका ट्विटर पर गैर एलानिया पाबंदी को तकरीबन 5 माह होने को है, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ आम पाकिस्तानियों के लिए है। इस मुल्क के फैसला साजों और ख्वास पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होता।
वो चंद डॉलर खर्च करके VPN के जरिए न सिर्फ एक्स बल्कि हर ममनुआ वेबसाइट की सैर कर सकते हैं। जहां तक आम पाकिस्तानी का ताल्लुक है तो ना इनके पास डॉलर हैं और ना क्रेडिट कार्ड जिनके जरिए वो VPN की सहूलत खरीद सकें। इसलिए ममनुआ एक्स पर अपनी बात कहने और मनपसंद तस्वीर और वीडियोस दुनिया के सामने पेश करने का हक सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैसे खासुल खास अशखास ही को हासिल है। वैसे इन अफराद की फहरिस्त हमारे मुल्क में बहुत तवील है। मरियम नवाज साहिबा हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, बेशुमार वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीर हों या हुकूमती ओहदेदारों महकमे, ये सब आपको एक्स पर बहुत फाल दिखाई देंगे, क्योंकि अपने ही जैसे खासुल खास अफराद, इदारों और महकमों के लिए बात पहुँचाना ज़रूरी है। सुनते हैं कि हर आम आदमी और मुल्क के अजीम तर मफाद के लिए ज़रूरी है। अवाम को न हर बात पर राय देने की ज़रूरत है और ना ही नापसंदीदा किस्म की राय और ख़बरें पढ़ने और जानने का हक। इसीलिए तो हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम में नफरत आमेज़ मवाद को महदूद करने के लिए तमाम समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पर 6 रोज़ा पाबंदी की तजवीज़ दी है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देखना है कि साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार के ज़रख़ेज़ जहनों से और क्या क्या तजावीज़ और फैसले सामने आते हैं। 20वीं सदी के जहन जो हैं वो 21वीं सदी के पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी हैं। आमिर ज़िया को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।